चलिए, तो हम सिटीजनशिप वाले चैप्टर को अब थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। तो हमने कल वाले लेक्चर में ये चीजें पढ़ी थी कि सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जा सकता है और उसको छोड़ा कैसे जा सकता है, सिटीजनशिप जा कैसे सकती है। अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स या जो हमारे देश की सिटीजनशिप से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, पहला तो क्या हो सकता है, एनआरआई, आपने सुना होगा ना, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अरे पंजाबी सॉन्ग्स में तो बहुत सारा जगह यूज होता है। ठीक है, दूसरे क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, ओसीआई कार्ड होल्डर जिनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन क्या होता है। आप एनआरआई हो तो आपके क्या फायदे हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो आपके क्या फायदे हैं। ठीक है, ओसीआई स्कीम आई थी तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट कि ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है और असम में जो हुआ था एनसीआर वो क्या है। ठीक है, तो ये दूसरे का कंटेंट आ गया। अबाउट ओसीआई स्कीम कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही, इसका मतलब ये क्या है, सिटीजन तो है ही बट कहां रह रहा है, ओवरसीज, बाहर दूसरे देश में रह रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कब इस एक्ट को अमेंड किया गया, 2005 में, और इस स्कीम को लेकर के आया गया। ठीक है, ओसीआई कार्ड वाज क्रिएटेड टू गिव फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज स्टेटस सिमिलर टू सिटीजनशिप। अब वो कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर फॉरेन में रह रहे थे बट इंडिया से रिलेटेड थे, उनके ओरिजिन इंडिया से थे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक कार्ड देना पड़ेगा ताकि वो सिटीजन के सिमिलर यहां पर स्टेटस एंजॉय कर सके, है ना। तो अब बेसिकली द फॉरेन नेशनल हु वर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप ऑन जनवरी 1950 or were citizen after that date were from a territory that become part of India after 1947 can registered for OCI। कौन कौन लोग अब कह सकते हैं कि मुझे OCI का स्टेटस दे दो, सबको तो नहीं मिल सकता। पहला तो ये कि जो 26 जनवरी 1950 को एलिजिबल थे इस देश के नागरिक बनने के, वो ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि वो ऐसी टेरिटरी का पार्ट थे जो 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पास थी, है ना। जो 15 अगस्त 1947 को इंडिया के पास था, पार्ट था, उसके सिटीजन ऑलरेडी ओसीआई कार्ड होल्डर होने के एलिजिबल है। आफ्टर दैट क्या कह रहा है कि वो इसको रजिस्टर कर सकते हैं और उनके माइनर बच्चे भी एलिजिबल होंगे। माइनर मींस जो 18 से नीचे है, उनको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, अगर उनके मदर या फादर मतलब पेरेंट्स अगर ओसीआई कार्ड होल्डर है तो वो भी कार्ड होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है, हम उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कह सकते कि पहले वो इंडिया में थे पाकिस्तान में चले गए। उनके लिए तो अलग आर्टिकल डील करता है, जो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे उनके लिए आर्टिकल अलग है ना, आर्टिकल, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, OCI कैन हैव बीन ग्रांटेड स्टैट्यूटरी राइट्स, कुछ राइट मिले हैं इनको कानून से जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग मिले। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और इनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक तो वीजा, मल्टीपल एंट्रीज इनकी फ्री होती है कि कितनी बार भी इंडिया में आ सकते हैं, इनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेनिफिट है ओसीआई कार्ड होल्डर होने का। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ पैरिटी होगी इनकी। आगे नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन की है तो वो इंडियन सिटीजन, पर इतने इतने दिन के लिए वो देश से बाहर रह रहा है एक साल में, तो उसको एनआरआई बोल देते हैं। ठीक है, तो एनआरआई के बराबर स्टेटस मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेंगी ओसीआई कार्ड होल्डर होने के लिए। ठीक है, और बेसिकली इनको फाइनेंशियल एजुकेशन बेनिफिट भी वही मिलेंगे। एनआरआई के लिए सीट रिजर्व होती है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल कॉलेजेस में आपने देखा होगा, तो बेसिकली सेम स्टेटस इन ओसीआई वालों को मिलेगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्ट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन देखने को मिले कि स्टेटस बराबर रहेगा एनआरआई के, पर कहां अलग होगा, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी ये नहीं ले सकते। ठीक है, और रजिस्टर ओसीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, अगर इनको बेसिकली क्या होता है कि स्टेज अब बढ़ जाए इनका,
अगर जितने दिन के लिए वीजा लगा था, जितने दिन के लिए आए थे बोल करके, उससे ज्यादा यहाँ पर स्टे की लिमिट हो, तो इनको इस ऑफिस में जाकर के रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को। बट जब आपके पास अगर ओसीआई कार्ड होगा तो आपको नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली कहना चाहते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, ये बाकी एनआरआई के बराबर स्टेटस रहेगा। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? खेत की जमीन, प्लांटेशन या प्लांटेशन जिसमें चाय के बागान या ये सारी चीजें रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बाकी स्टेटस एनआरआई के बराबर होगा, ये बेनिफिट रहेंगे। डिटेल में इनके बेनिफिट पढ़ेंगे हम कि ओसीआई को क्या क्या बेसिकली फैसिलिटीज मिलती है और क्या एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हैं इनको। कैन अटेन इंडियन सिटीजनशिप and then live in India for a period of 1 year including short breaks if they remain in OCI for 5 years। अगर कोई भी इंसान 5 साल तक OCI कार्ड होल्डर रहता है तो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, जिसमें वो साल में मल्टीपल ब्रेक लेकर के इंडिया में स्टे कर सकता है। ठीक है, वोट नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकता? ना तो पीआई, ना हाँ पीआईओ भी नहीं दे सकता और ओसीआई भी नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं अप्लाई कर सकता, एग्रीकल्चर और फार्मलैंड नहीं ले सकता। ठीक है, दे कैन ऑल्सो नॉट रन फॉर पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस क्या होते हैं? पब्लिक ऑफिसेस क्या हुए? यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, गवर्नर नहीं बन सकता, ये पब्लिक ऑफिसेस होते हैं ना। ठीक है, तो ये नहीं बन सकते। कौन कौन नहीं? ओसीआई और पीआईओ। एनआरआई कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्क बताता है तीनों, ये आपको लर्न होना चाहिए कि ये क्या नहीं कर सकते। जनरली यहीं पे ट्विस्ट करके पीआईओ ये कर सकता, ओसीआई ये नहीं कर सकता, तो ओसीआई और पीआईओ ये काम नहीं कर सकते इंडिया में रह करके। और दूसरा क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जैसे कि इनर लाइन परमिट एरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट का, उनमें क्या होता है कि अगर कोई भी जाएगा तो आपको परमिट लेने की आवश्यकता है, आपको एक परमिट दिखाने की आवश्यकता होगी उन एरिया में विजिट करने के लिए, और एरिया रिस्ट्रिक्टेड है कि सब नहीं आ सकते, तो वहां नहीं जा सकते। ठीक है, उनमें अलाउड नहीं है इनकी एंट्री। ओसीआई को क्या मिल सकता है? स्पेशल बैंक अकाउंट खोल सकता है इंडिया में, जो कि एनआरआई कर सकता है ना, और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एनआरआई अकाउंट अलग होता है बैंक्स में। ठीक है, तो ओसीआई भी कर सकता है। दे कैन ऑल्सो परचेज नॉन फार्म प्रॉपर्टीज, प्लॉट तो ले सकता है, नॉन फार्म प्रॉपर्टी है वो, ऑनरशिप राइट ले सकता है उसके। ठीक है, और ड्राइवर लाइसेंस भी ले सकता है, यहां पर पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एनआरआई ये सारी चीजें कर रहा है। एक्सेप्शन आता है इन सारी चीजों में जो इसमें बॉक्स में फिट है। गवर्नमेंट ऑफिस नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, देन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता, और जो है वो बेसिकली सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, यहां एक्सेप्शंस आते हैं। और सेम इकोनॉमिक फाइनेंशियल एजुकेशन बेनिफिट एनआरआई के लिए है, और यहां पर बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एनआरआई में इनमें कहां फर्क आता है आकर के? एनआरआई आर बेसिकली क्या है, इंडियन सिटीजन ही है, पर वो अपने काम की वजह से, किसी भी चीज की वजह से साल में इतने दिन बाहर रहते हैं, उनको एनआरआई का स्टेटस मिलता है। तो बेसिकली ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा राइट्स होंगे, क्योंकि वो तो सिटीजन है, बस वो रेजिडेंट नहीं है, इसलिए कहा गया उनको नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, कि वो रहते नहीं है पर है इंडियन ही। चलिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन किसको कहेंगे? नॉन ये रेजिडेंट इंडियन है, ऑर्डिनरली नॉर्मली कहां रहता है? आउटसाइड इंडिया रहता है, अपने काम की वजह से, किसी भी चीज की वजह से। इंडियन पासपोर्ट है उसके पास। ठीक है, और 182 डेज से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में बाहर रहता है तो मैं उसको एनआरआई कह सकती। कितने? 182। 183 होते ही क्या एलिजिबल हो जाएगा एनआरआई के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? लेस देन 365 डेज रह रहा है लगातार 4 सालों में। सपोज मैं आज 2024 में एनआरआई स्टेटस लेना चाहूं तो 2020 से आज तक मैं कितने दिन रह रही हूं देश में? लेस देन 365 डेज। ठीक है, एंड लेस देन 60 डेज 2024 में।
तो जिस साल मैं सिटीजनशिप ले रही हूं, एनआरआई स्टेटस ले रही हूं, उस साल 60 दिन से कम होना चाहिए मेरा स्टे यहां पर, और पिछले 4 सालों में कितना होना चाहिए, लेस देन 365 डेज होना चाहिए। और या फिर ये कंडीशन नहीं हो रही तो ये होल्ड होनी चाहिए कि 182 डेज से ज्यादा बाहर रह रहा हूं देश से, ठीक है, 1 फाइनेंशियल ईयर में। एनआरआई की डेफिनेशन याद है, तो बेसिकली पासपोर्ट भी इंडिया का ही है उसके पास। तो अब आ गए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। शब्द से ही पता चल रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि उसकी ओरिजिन, उसकी जड़ें कहां से इंडिया से रिलेटेड है, तो उसकी पिछली पीढ़ियां इंडिया से रिलेटेड रहेंगी। ओवरसीज सिटीजन है 30 मिलियन के आसपास लगभग, ये पुराना डाटा हो सकता है। और बहुत सारा रेमिटांस जो वो इंडिया में भेजते हैं। रेमिटांस का मतलब क्या होता है, जो पैसा बाहर के कंट्री से यहाँ के सिटीजन कमा करके वापस भेज रहे हैं, इसको रेमिटांस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का यूएस गया हुआ है कोई बहन भाई या मतलब मदर फादर जो भी, और किसी का कनाडा गया, कुछ भी, जो पैसे वो यहां भेजेंगे वो रेमिटांस होगा, ठीक है। देन पीआईओ मींस फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल। इनको नहीं कहेंगे पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बाकी किसी देश में अगर वो रह रहे हैं तो उनको कहा जा सकता है, जो कभी ना कभी इंडिया का पासपोर्ट होल्ड किए हुए हैं लाइफ में। देन या तो वो खुद या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न एंड परमानेंटली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तभी मैंने कहा ना, रूट्स इंडिया से होंगी, या तो परदादा रहे हो, दादा रहे हो, मदर फादर रहे, या खुद भी अगर रहा है, अब बाहर की सिटीजनशिप ले ली, तो मैं उसको क्या कह सकते हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि उसका ओरिजिनेशन कहां है, इंडिया से, ठीक है। ओसीआई में जरूरी नहीं है कि ये उसके पिछले पुरखे रहते हो यहां पर। ओसीआई में पीआईओ में यही फर्क है कि उसके तो ओरिजिन भी अगर यहां से, तो मैं उसको पीआईओ बोल सकती हूँ। तीनों में फर्क समझ आ रहा है कि पीआईओ क्या है, एनआरआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन क्या है, कि वो खुद सिटीजन रहा है बट ओवरसीज रहता है, अभी बाहर रहता है, तो उसको मैं ओसीआई कह सकती हूँ, अभी उसको किसी देश की नागरिकता मिली हुई है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी पीढ़ी यहां रहती थी। एनआरआई इंडियन सिटीजन है भाई, पर देश से बाहर रहता है कामकाज की वजह से। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डिफाइन करा है कि कौन परमानेंटली यहां रहता था, उसके डेफिनेशन के हिसाब से, या फिर जिसका स्पाउस या तो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पीआईओ ऑलरेडी है, ठीक है। तो किसी बाहर वाली लड़की ने अगर हमारे यहां के लड़के से शादी कर दी तो पीआईओ हो जाएगी, है ना। या फिर हमारे यहां का लड़का पीआईओ था और उस लड़की ने उससे शादी कर दी तो भी वो पीआईओ हो जाएगी। लड़की के केस में भी ट्रू है ये, ठीक है। देन कैटेगरी वाज मर्ज्ड विद ओसीआई कैटेगरी इन 2050, ठीक है। ये कैटेगरी इसके साथ मर्ज कर दी है। पीआईओ होने के बेनिफिट क्या है, वीजा नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो, बार बार वीजा तो प्रॉब्लम है ना अपने आप में, बार बार किसी कंट्री में जाने का वीजा लगवाना, तो वीजा लगाने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट या एम्प्लॉयमेंट वीजा होने की जरूरत नहीं है यहां पर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, ठीक है। आप पीआई हो, इट इज इनफ, ठीक है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्टरिंग एट द एफआरआरओ, यहां पर अगर आपका स्टे एक्सटेंड हो जाता है तो एफआरआरओ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैरिटी विद एनआरआई, एनआरआई के साथ बराबरी का कहां पर, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल मैटर्स में, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड, और एजुकेशन का मतलब सरकारी संस्थानों में जो सीट्स एनआरआई के लिए रिजर्व है बराबर होती हैं, ये भी कंपीट कर सकते होते हैं। देन इकोनॉमिक बेनिफिट की कहां इन्वेस्ट करना, जहां जहां एनआरआई ये सारी चीजें कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन सारे एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, सेपरेट इमिग्रेशन काउंटर्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, इनके लिए काउंटर अलग होते हैं, ठीक है, कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओसीआई यहां आ सकते हैं। लॉजिकल है, मतलब अब फिर दोनों में डिफरेंस कहां आता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन हुआ, ओवरसीज सिटीजन कौन हुआ, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन पे ही बात कर लें कि किसको कहेंगे। तो
पर्सन रजिस्टर्ड एज पीआईओ कार्ड होल्डर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्कीम। ठीक है, अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। देख लो, दोनों को अलग अलग चीजें गवर्न करनी है। उसको कौन गवर्न कर रहा है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसको कौन गवर्न कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कार्ड इश्यू करेगी। ठीक है, पहला फर्क तो समझ में आ गया कि ओसी पीआईओ कौन है? जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पीआईओ कार्ड दे रखा है। ठीक है, ओसीआई कौन है? जिसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग ओसीआई कार्ड मिला हुआ है। पहला फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क क्या है कि एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी तो बता दिया था मैंने कि 1950 को ये या तो इस देश का नागरिक होना चाहिए या बेसिकली जो 15 अगस्त को टेरिटरी थी इंडिया की वो उसका पार्ट था, तो वो भी ले सकता है ओसीआई कार्ड होल्डर। जन चिल्ड्रन, ग्रांड चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन ऑफ द सच पर्सन, अगर इंसान के पास ओसीआई कार्ड है तो उसके बच्चों को भी मिल जाएगा। माइनर बच्चे हैं तो, माइनर ग्रांड चिल्ड्रन है तो उनको भी मिल जाएगा। देन पाकिस्तान बांग्लादेश वालों को नहीं मिलेगा ओसीआई। इसमें किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो यहां बॉर्न हुए थे, या फिर वो खुद रहा हो या कभी उसने इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रखा हो। तो ये तो एलिजिबिलिटी हमने पहले पढ़ ली ना दोनों की, तो यही एलिजिबिलिटी है। या फिर स्पाउस हो उसका पीआईओ, तो खुद भी पीआईओ हो जाएगा। तो पहला फर्क क्या था कि कौन गवर्न कर रहा है? एक्ट गवर्न कर रहा है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्न कर रहे हैं। इसको तो नींद आ गई बेचारे को। ठीक है, हाँ थोड़ा है ये बोरिंग है, बट इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको ऐसे हेज कर सकता है। ये मतलब ये मैं सबसे टफेस्ट चैप्टर मानती हूँ इंडियन पॉलिटी का, कि बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, बड़े मतलब कट ऑफ डेट्स हैं हर चीज के लिए। इतने से इतने तक आए हो तो आप ये बन जाओगे, इस डेट से इस डेट तक आए हो तो आप ये बन जाओगे ना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, 2 ही लेक्चर है। ठीक है, तो या उसका स्पाउस हो तो वो पीआईओ हो जाएगा, कि मैंने बताया था अभी कि हमारे यहाँ का कोई लड़का, उस लड़की पीआईओ है और उस लड़की ने, बाहर की लड़की ने, उसे अमेरिका की लड़की ने उससे शादी कर ली, तो वो लड़की भी क्या बन गई? पीआईओ। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी पढ़ ली हमने। एक्सेप्शंस कंट्री पढ़ लेना, उसमें कौन सी थी? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इसमें कई सारी कंट्रीज हैं, ईरान हो गया आपका, भूटान भी इंक्लूडेड है, नेपाल भी इंक्लूडेड है ना। तो ये सब विच नेशनल्स आर एलिजिबल, सभी को मिलेगा एक्सेप्ट पीआईओ, सबको मिलेगा। ये कंट्री नहीं होनी चाहिए आपकी। दूसरा, सब कंट्रीज को मिलेगा एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओसीआई के लिए ये है। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे? हर बार सेपरेट वीजा की जरूरत नहीं है इनको आने के लिए इंडिया में। सेम इनकी मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा मिलेगा इनको। देन इनको जो है वो बार बार एफआरआरओ को अगर 180 डेज से ऊपर हो जाता है तो इनको बार बार ऑफिस में रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। ठीक है, अगर 180 से ऊपर हो जाता है मतलब 180 डेज तक रहता है, तो 180 डेज के ऊपर इन्हें क्या करना पड़ेगा? 30 डेज तक रिक्वायर है इनको रजिस्टर कराना। 180 डेज की कट ऑफ लिमिट है कि अगर आपका स्टे 180 दिन ऊपर हो गया है तो नहीं कराना, अगर इससे ऊपर हो गया है तो आपको फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा। इनको किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कभी तक रह सकते ओसीआईएस। ठीक है, एनआरआई के साथ क्या सीन है? वो तो कभी भी आ सकते हैं, बस उनका स्टे कितना रहना चाहिए? 182 दिन से ऊपर बाहर का होना चाहिए स्टे। ठीक है, तो कितनी बार आओ, कितनी बार जाओ, कैसे रहो। ओके, तो पैरिटी विद एनआरआईज। ठीक है, इनके पास भी पैरिटी विद एनआरआईज। ठीक है, और एक्विजिशन ऑफ, एक्सेप्ट एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ किस तरह है? एनआरआई की तरह। जो एनआरआई कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, मतलब पॉलिटिकल राइट का क्या मतलब? हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, एनआरआई वोट कर सकता है। चलिए, डज ही शी रिक्वायर वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया?
15 साल तक कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग किसी वीजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन थे? ये कौन थे? लोकल पुलिस अथॉरिटी हम पढ़ चुके हैं ना पहले ही, एजेड। हाँ, अगर एक्सीड 180 डेज फर्स्ट टाइम बढ़ता है तो कराना पड़ेगा, इनको कभी नहीं कराना। लोकल अथॉरिटीज के पास कौन सी एक्टिविटी की जा सकती है? एक्सेप्ट, याद होना चाहिए, बाकी सब कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्या नहीं कर सकते? माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते, पहाड़ों पे नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। मिशनरी का मतलब कोई रिलीजियस वर्क प्रीच नहीं कर सकते। देन रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, विजिटिंग प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं कर सकते विदाउट स्पेसिफिक परमिट, ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। सेम ये भी नहीं कर सकते। बस याद रखना, एनआरआई को छोड़ के दोनों आएंगे तो इनको पहाड़ों पे चढ़ने की अनुमति नहीं है, ना ये रिसर्च वर्क कर सकते, ना ये बेसिकली उन प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकते जहां पर लाइसेंस की जरूरत है बिना परमिशन के। करे दोगे पर स्पेसिफिक परमिशन चाहिए, ऐसे नहीं कि आए हैं घूमने के लिए तो चलो पहाड़ों पे चलते हैं। माउंटेनियरिंग का मतलब प्रॉपर माउंटेनियरिंग होता है, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना या अपने K2 पर चढ़ना, पहाड़ी, इसको माउंटेनियरिंग बोलते हैं। पहाड़ों पे जाके मतलब मैगी खाने को माउंटेनियरिंग नहीं बोलते। ठीक है। हाउ कैन वन एक्वायर इन इंडियन सिटीजनशिप? मिनिमम 7 साल रहना जरूरी है इनको, तभी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, इनके पास अगर PIO है तो। और इनके साथ क्या है? 5 साल। ठीक है, 5 साल रहे होने चाहिए, प्रोवाइडेड ही स्टेज फॉर 1 ईयर इन इंडिया बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। 5 साल रहा हुआ हो, पर अभी इमीडिएटली जब एप्लीकेशन कर रहा है तो इसके 1 साल तक यहां रहना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। देन कैंसिल की जा सकती है। देखो, कैंसिल के लिए आंसर हमेशा यस होता है। कैंसिल तो उसकी भी, आपकी और मेरी भी की जा सकती है, ये तो फिर PIO और OCI हो गए। तो कुछ चीजें लॉजिक से सॉल्व हो जाती है कि जब एक नॉर्मल नागरिक की नागरिकता जा सकती है तो फिर ये तो OCI और PIO कार्ड होल्डर्स है, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हो सकती है कैंसिल। जब हमारी टर्मिनेट की जा सकती है, या हमारी रिनाउंस, हम रिनाउंस कर सकते हैं, या फिर हमारे हमसे छीनी जा सकती है, तो इनकी भी छीनी जा सकती है। व्हाट्स सो बिग डील? ठीक है, सर्टेन ग्राउंड्स पर छीनी जा सकती। ओके, NRC है। ये स्लाइड जो मैं आपको दूंगी ये आपको घर पर पढ़ के आनी है। बेसिकली क्या, असम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज हुई थी, एक रजिस्टर बनाया गया था NRC। ठीक है, जिसको बेसिकली क्या कहा गया था, क्यों बनाया गया था? ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, कि आपके नाम आएंगे एक लिस्ट में। ये बेसिकली असम में ये एक्सरसाइज क्यों गई? क्योंकि बांग्लादेश वगैरह से इलीगल माइग्रेंट की समस्या हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना, हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन तो इलीगली आया है और कौन लेजिटिमेटली बाय लॉ असम का रेजिडेंट है। क्योंकि देखो, बॉर्डर ऐसे नहीं है कि बिल्कुल टाइट है, एयर टाइट बॉर्डर नहीं है। आने वाले बांग्लादेश से रोज आ सकते, रोज जा सकते, आपस में मैरिजेस होती है वहां पर। ठीक है, तो कैसे फिल्टर आउट करोगे? तो NRC होना चाहिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन होना चाहिए, कि आपका उस रजिस्टर में नाम। कट ऑफ डेट मैंने बताई थी 1985 वाले के अकॉर्डिंग, कल वाली क्लास में। ठीक है, तो बेसिकली वही यहां पर फॉलो होगा। ये बेसिकली सिर्फ ओनली स्टेट यही है जिसमें ये डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाएगा, दैट इज असम। वही आइडेंटिफाई करने के लिए कौन इलीगल माइग्रेंट, तो आपको सबूत लाने होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के, या खुद के यहां रहने के। ठीक है, तो ये बेसिकली ये था आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ये है ना, डेमोस्ट्रेट देयर और देयर एंसेस्टर्स प्रेजेंस बिफोर 1971, कि हम या हमारे पुरखे 1971 से पहले यहां रह रहे थे। कट ऑफ डेट 1971 थी ना असम अकॉर्ड वाली। एक तो थी 1 जनवरी 1966, अनदर वाज एग्जैक्टली 1971। ठीक है, तो उससे पहले के आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे क्या, या तो 1951 का NRC दिखा दो, या इलेक्टोरल रोल्स अप टू March 24, 1971 तक की आपकी पर्ची दिखा दो कोई वोटिंग की। ठीक है, तो पता चल जाएगा 71 से पहले यही थे। है ना, क्योंकि जो 71 के बाद आए हैं उनके लिए तो उनको बोला था कि 10 साल तक के लिए आपको मिलेगा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, बाकी सारे राइट आप इंजॉय करोगे, वोट नहीं कर सकते बस। ठीक है, एनी 12 अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, लैंड का कोई डॉक्यूमेंट हो,
टेनेंसी का मतलब किराएदारी का कोई डॉक्यूमेंट हो, सिटीजनशिप के पेपर हो, पासपोर्ट रहा हुआ हो कभी, या कोई बोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, कुछ भी दिखा दो, है ना। अब इस पे लोग बहुत शोर मचा रहे थे, क्यों करा रहे हो, क्यों पता करा रहे हो कि कौन है। अरे एक सिंपल सी बात है, अगर आप यहां रह रहे हो तो कुछ तो होगा आपके पास। अगर आप 1971 से पहले इस देश में रहे, आपके ऐसा तो नहीं सारे रिकॉर्ड जल गए, कुछ भी नहीं बचा हुआ आपकी फैमिली का पहले 1971 से पहले। इट्स नॉट फिजिबल एक्चुअली। तो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दो आप, तो आपको असम का नागरिक, असम का बेसिकली मान लिया जाएगा कि आप असम में ही रहते थे, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, तो कल वाले नोट्स पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, उनमें कुछ चीजें बची हुई है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप पढ़ लिया था हमने। हाँ, 19 वाले को देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। ये बेसिकली क्या था, दिस इज टू डिफाइन इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स हमारे जो है वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते, हम ये चाहते हैं कि ना ले वो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इलीगल माइग्रेंट को वो फॉरेनर डिक्लेयर करेंगे। फॉरेनर का मतलब इस देश का है ही नहीं। कौन? हु एंटर्स इन इंडिया विदाउट वैलिड पासपोर्ट, उसके पास ना तो वैलिड पासपोर्ट है, ना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और जो अपने परमिटेड टाइम से बियॉन्ड यहां स्टे कर रहा है, उसको मैं क्या कहूंगी, फॉरेनर। कि भाई आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, यू विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेनर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कौन कौन सी कम्युनिटीज को इन्होंने सिटीजनशिप दी। अब ये कह रहा है कि कुछ को तो मैं कहूंगा इलीगल माइग्रेंट्स है, फॉरेनर्स है, कुछ को मैं कहूंगा कि ये अगर आए हुए हैं इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। कौन? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, किन कंट्रीज से आए हुए हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, जो इंडिया में कब आ गए थे, ऑन और बिफोर दिसंबर 31, 2024। ठीक है, उनको मैं मान लू। आफ्टर दैट वी विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, और बेसिकली 11 साल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप 11 साल यहां रह रहे हो, कितनी, 5 साल की रिक्वायरमेंट है कि 5 साल से यहां रह रहे हो, उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा, फॉरेनर नहीं ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, कहां अप्लाई नहीं होगा ये, ट्राइबल एरिया किस किस के, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, और 6 शेड्यूल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5th और 6th शेड्यूल एरिया में जो भी स्टेट्स है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट और कहा नहीं है, ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एरिया जहां पर इनर लाइन परमिट लगता है। ये ट्राइबल एरिया इनकी सिग्निफिकेंस को बनाए रखने के लिए, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। आप में कोई भी जाएगा तो हमें परमिट लेना पड़ेगा उन एरियाज में। कुछ स्पेसिफिक एरिया डिक्लेयर कर रखे हैं गवर्नमेंट ने कि आप ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते, चाहे आप सिटीजन हो चाहे आप बाहर के। ठीक है, तो उनको बोला जाता है इनर लाइन परमिट एरिया। ठीक है, तो उन एरियाज में भी ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, पीआईओ, एनआरआईज ये मैंने करा दिया ना आपको। एटलीस्ट 183 डेज का मतलब है बियॉन्ड 182 डेज, है ना, यही मतलब है। एडवांटेज एंड लिमिटेड ऑफ ओसीआई, ये ध्यान से पढ़ना, लिमिटेशंस। ये तो फायदे तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या है। एक तो आर्टिकल 16 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पैरिटी नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, हमारे बराबर नहीं होगा। देन आर्टिकल 58 नहीं होगा कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं, पब्लिक ऑफिसेज ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। देन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप, जज सुप्रीम कोर्ट का नहीं बन सकते। देन एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ हाई कोर्ट, ये भी नहीं बन सकते, लिमिटेशन में ना ये सब, ये नहीं कर सकते। ठीक है, एमएलए एमपी नहीं बन सकते, है ना, हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट में तो जा ही नहीं सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं बन सकते।
ठीक है, क्योंकि उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं रखा, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो लिंक कर लिया करो चीजों को, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के लिए बताया तो ये नहीं पूछा गया था प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। ठीक है, लिमिटेशन से याद रखना। चलो ठीक है, ये हो गया आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। मैंने बता दिया था क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, वो इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि आप कभी भी चाहो तो एक रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हर सिटीजन के लिए यहां पर लागू कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या हो रही है तो आप ऐसा कोई नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन प्रिपेयर कर सकते हो। तो कौन सी स्टेट है जिसने प्रिपेयर किया, असम। ठीक है, आफ्टर दैट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, डिटेल्ड ऑफ जितने भी रेजिडेंट है इंडिया में। रेजिडेंट का मतलब क्या है, जो रह रहा है, इज रेजिडेंट, चाहे वो सिटीजन है, चाहे वो ओसीआई है, चाहे वो पीआईओ है, चाहे यूजुअल रेजिडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूजुअल रेजिडेंट डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 6 or more months एंड इंटेंडेड टू रिजाइड इन इंडिया फॉर 6 or more month। 6 या 6 से ज्यादा महीने से यहां रह रहा है और इरादा रखता है कि अगले 6 महीने या से ज्यादा भी मैं यहीं रहूंगा, उसको रेजिडेंट कहा जाता है, चाहे वो नागरिक है और चाहे नहीं है। तो ये कैसा रजिस्टर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, समझ लेना, सारी पॉपुलेशन आ जाओ भाई, हम लिखते हैं तुम्हारा नाम यहां इस रजिस्टर में। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा रजिस्टर है जिसमें रेजिडेंट, हर रेजिडेंट की डिटेल होगी। किस प्रोविजन के तहत है, ठीक है, और इस रूल के तहत मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर, कि जब भी एनपीआर आएगा तो जो भी रेजिडेंट है यहां का उसको मैंडेटरीली इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये है और एनआरसी ये है। अब ये कह रहा है कि जो सिटीजनशिप रूल्स हैं 2003 के, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रिपेयर करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कंपाइलेशन ऑफ एनआरसी। सबका डाटा ले लिया जो जो यहां रह रहा है, अब इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके सिटीजन कौन कौन, कौन यहां पर इलीगली आए हुए हैं, किनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रिपेयर करना। ओके, एनपीआर कोई सिटीजनशिप नहीं है, पॉपुलेशन का डाटा है बस, कि कौन कौन यहां पर 6 महीने से ज्यादा रह रहा है या अगले 6 महीने और रहना चाहता है। तो सिटीजनशिप से तो कोई लेना देना नहीं है, इज जस्ट ए डिटेल, इज जस्ट ए डाटा। एनआरसी सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन इस देश के नागरिक है और कौन नहीं है, कौन इलीगली आए हुए, कौन फॉरेनर्स है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया। फॉरेनर ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इंडियन हो या फॉरेनर हो, आपके पास सिटीजनशिप है या नहीं है, ये डिक्लेयर करने की अथॉरिटी किसके पास है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पास। ठीक है, इट इज टू डिटरमाइन अ पर्सन स्टेइंग इज इलीगल और अ फॉरेनर, है ना, कि या सिटीजन है या फॉरेनर है, ये डिफाइन करने की अथॉरिटी किसके पास है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास। पार्लियामेंट तो रूल बनाती है कि जो जो इन रूल को फॉलो करेगा वो सिटीजन बन सकता है। ये तो एक्वायर करने का प्रोसेस है, ये छोड़ने का प्रोसेस है, पार्लियामेंट तो ये प्रिपेयर करती है ना। अब फॉरेनर कौन है, इलीगल माइग्रेंट कौन है, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी होते हैं। क्वाजाई जुडिशियल का मतलब क्या था, कोर्ट तो पूरी जुडिशियल बॉडी है, ये हाफ जुडिशियल होती है। ठीक है, एक ऑफिस है जो थोड़ा बहुत कोर्ट की तरह से भी परफॉर्म कर सकता है, सिविल कोर्ट की तरह से भी परफॉर्म कर सकता है। अभी कहां है, सिर्फ असम में है ये। ठीक है, और किसके तहत, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत स्टैब्लिश किए गए। तो आपको पता होना चाहिए कहां है, असम में। किसके तहत स्टैब्लिश हुए, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 और फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत स्टैब्लिश हुए हैं। काम क्या है इनका, ये डिटरमाइन करना कि ये जो इंसान यहां रह रहा है ये यहां का सिटीजन है या फॉरेनर है, इलीगली आया है। ठीक है,
ओनली फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर। किसी हाईकोर्ट के पास या किसी चीज के पास ये अथॉरिटी नहीं है। हाँ, चैलेंज किया जा सकता है इसके ऑर्डर को, बट इनिशियल अथॉरिटी इसी के पास है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि आप बनने जा रहे हो, तो डीएम्स क्या होते हैं, हर स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के कैन ऑल्सो सेटअप दीज ट्रिब्यूनल्स। वो सेटअप करते, वो हेड करते हैं इस ट्रिब्यूनल को। ठीक है, 1 मिनट में काम साफ कर सकते हो, फॉरनर है तू है नहीं इंडिया का सिटीजन, डॉक्यूमेंट ही नहीं आए इसके ओके। इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो अप्रोच द ट्रिब्यूनल्स, इंडिविजुअल भी जा सकते हैं। ये बेसिकली पहले जो पावर थी वो सिर्फ सेंटर के पास थी, अब हर डीएम बना सकता है। जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, ये आपको पढ़ना है बेसिकली। कैन बी रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द असम जुडिशियल सर्विसेज, या एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होना चाहिए, नॉट द बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, वो। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिफ्यूजी किसको कहेंगे? अ पर्सन हु हैज फ्लेड देयर कंट्री ड्यू टू वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे कोई तुम्हें मारने वाला है, तुम्हारा प्रोसिक्यूशन होने वाला है, तुम भाग जाओ देश छोड़ के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरली एथनिक इश्यूज में ऐसा होता है। जैसे म्यांमार के रोहिंग्यास, उनको क्या कहा जाएगा, वो जहां भी जाकर के स्टे करेंगे उनको वहां क्या कहा जाएगा, रिफ्यूजीज, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल कंट्री छोड़ करके आए हैं ड्यू टू द फियर ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है? नॉट एक्सप्लिसिटली, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। क्या कोई लॉ है? नहीं। ठीक है, मिनिस्ट्री अथॉरिटी कौन सी? ऐसे मामलों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही होती है। ओके, तो रिफ्यूजी का मतलब समझिए, एक हो गया माइग्रेंट। अब माइग्रेंट रिफ्यूजी में क्या, अपने देश तो वो भी छोड़ के आ रहा है, ये भी छोड़ के आ रहा है। वो किससे डर के छोड़ के आ रहा है कि उसको परसिक्यूशन हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। ये किससे छोड़ करके आ रहा है? काम के लिए और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, इसलिए इसको माइग्रेंट कहा गया। ठीक है, लॉ है, बिल्कुल है। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, है ना। देन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्क, ये रेगुलेशंस भी दे रखी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको देखती है। ठीक है, माइग्रेशन को। एसिलम सीकर, ये क्या होते हैं? An individual who seeks international protection but hasn't granted asylum yet. सीकर क्या होता है? सीख कर रहा है, चाह रहा है क्या, कि मुझे शरण दे दो, शरणार्थी इसको कहते हैं। ठीक है, कि अगर मैं अपने देश गया तो उस देश की गवर्नमेंट मुझे क्या कर देगी, प्रोसिक्यूट कर देगी या जेल में डाल देगी, तो मुझे जगह दे दो। देन कोई एक्सप्लिसिटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मिनिस्ट्री कौन सी डील करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन इमिग्रेंट कौन सा होता है, आने वाला इंसान किसी कंट्री में। माइग्रेंट कौन होता है, जाने वाला। ठीक है, देन अ पर्सन हु मूव्स टू अनदर कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग देयर। ठीक है, आर्टिकल 19 करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके साथ डील करती है। आफ्टर एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री, ठीक है, टू लिव इन अनदर कंट्री। नॉट एक्सप्रेसिटली मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एमिग्रेशन एक्ट है 1983 का। तो याद रखना, इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, एमिग्रेशन से रिलेटेड है। आई का मतलब इन और ई का मतलब एग्जिट, ऐसे याद कर लेना। अगर कोई हमारे देश में आएगा यहाँ रहने के लिए तो मैं उसको क्या कहूंगी, इमिग्रेंट। और अगर कोई मेरे देश से बाहर कहीं सेटल होने के लिए, कहीं का परमानेंट रेजिडेंट होने के लिए जाएगा, उसको क्या कहूंगी, एमिग्रेंट। तो इसको लेकर के एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको देखती है, क्योंकि बाहर जा रहा है ना, एक्सटर्नल, ई एग्जिट, ई एक्सटर्नल, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे राइट हैं जो सिर्फ इस देश के नागरिकों को मिले हैं, बाकी कोई फॉरेनर आएगा तो उसको नहीं मिलेंगे। मैंने बताया था ना कि फॉरेनर जो है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एलियन, फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन, है ना। तो ये कहता है मुझे कौन कौन से राइट मिलेंगे जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे लिए हैं, बाकी जो लोग आएंगे उनके लिए नहीं है। फर्स्ट इज आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मेरे साथ, किन, इन 5 आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर मेरे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है,
बाकी के आधार पर किया जा सकता है, हाँ। बस इन 5 आधार पर नहीं किया जा सकता, ओनली लिखा होता है इसके पीछे। इसीलिए पॉलिटी में एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ओनली से सब कुछ खराब हो जाता है। ये 5 आधार पर मेरे साथ भेदभाव नहीं हो सकता, बाकी किसी आधार पर कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 16 भी अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, इंडिया का जो सिटीजन है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में बराबरी का की हिस्सेदारी, ये सिर्फ हमें मिलती है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, रेजिडेंस एटसेट्रा, 6 टाइप की फ्रीडम हमें मिलती है ना, वो उनको नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि वो बाहर से आएंगे यहां कुछ भी बोल के जाएंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको नहीं, हमें है। देन 29 एंड 30 कल्चरल एंड, तभी तो वो दिया था ना कि मिशनरी एक्टिविटीज यहां नहीं कर सकते, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट यही तो थे हमारे। देन आपको है 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये सिर्फ सिटीजन के लिए, बाकी के आर्टिकल सबको मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये तो थे बेसिकली फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं यहां पर। पहला तो क्या है, राइट टू वोट। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट की मेंबरशिप एंड स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप, मींस एमपी एमएलए बनना, ये सिर्फ इंडिया का सिटीजन कर सकता है। देन पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट, आईएएस आईपीएस बनना। देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज बनना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो बर्थ और नेचुरलाइज सिटीजन है दे कैन बी इन द पब्लिक ऑफिसेस, ये याद रखना कि पब्लिक ऑफिसर्स में बाय बर्थ नहीं सिटीजन, इनफैक्ट नेचुरलाइज्ड तरीके से जो सिटीजन है वो भी जा सकता है। तो समझ में आया कौन से ऐसे राइट है जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो सिर्फ हमें मिलते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल, और ये बेसिकली आर्टिकल 326, आर्टिकल 84 और आपके ये आर्टिकल 58, 66 और आपका ये गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एंड देन आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। बाकी सबको मिलेंगे। एनिमी एलियन को क्या नहीं मिलता, आर्टिकल 22 नहीं मिलता, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, वो डिमांड नहीं कर सकता, बाकियों को मिलेगा, ठीक है। बाकियों को, इनको छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, उसको ये भी नहीं मिलेंगे और 22 भी नहीं मिलेगा एनिमी एलियन को, क्योंकि वो एनिमी एलियन है भाई, उसको तो अरेस्ट करना है ना, उसको प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन नहीं दे सकते, ठीक है। आगे समझ में, इसीलिए 2 पार्ट में कराया कि थोड़ा है कंफ्यूजिंग है, बट से इसको कुछ लॉजिक से भी चलता है। जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपने पढ़े, एनआरआई आपने पढ़े, कि ऑब्वियसली एनआरआई के पास तो ज्यादा राइट होंगे क्योंकि दे आर सिटीजन, है ना। और ये बेसिकली कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, इनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये चैप्टर मल्टीपल रिवीजन मांगेगा, ऐसी बात नहीं है एक बार में किसी को समझ नहीं आता तो इसके लिए डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। हमें कई चीजें मल्टीपल टाइम्स पढ़नी पड़ सकती हैं, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं लगानी है कि मैं तो जो एक बार पढ़ूंगी मेरे को याद हो जाएगा, नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं, आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।